नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बढ़ते क्राइम की। दरअसल छत्तीसगढ़ में क्राइम पर सुलगती सियासत की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई डीपीएस में 4 साल की बच्ची से कथित दुराचार का मुद्दा उठाते हुए राज्य में सत्तासीन भाजपा सरकार पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में जख्म की पुष्टि हुई है, मामला सरकार की जानकारी में है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि 5 जुलाई को 4 साल की बच्ची की तबीयत खराब होती है। जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट में जख्म है। अभिभावकों को जब ये पता चला तो प्रिंसिपल कहता है कि मैंने जांच की है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि एसपी दुर्ग के संज्ञान में बात आने के बाद में बहुत बेशर्मी के साथ एसपी दुर्ग ये कहते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अभिभावक भी इसमें एफआईआर नहीं चाहते। बघेल ने मीडिया से बात करते हुए पूछा कि आप बताइए कि कौन ऐसा अभिभावक होगा जिसकी बच्ची के साथ गलत हुआ वह अपराध के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहेगा। बघेल ने कहा है कि इसका साफ अर्थ है कि वह दबाव में है। अगर एसपी के संज्ञान में यह बात आई थी तो इस पर कार्रवाई होनी थी। महिला बाल विकास मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया था। सरकार भी जानकारी में यह मामला भी सामने आया। बघेल ने यह भी कहा कि पॉक्सको एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी होती है, फिर जांच होती है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भिलाई स्टील प्रबंधन प्रिंसिपल और एसपी को बचाने की कोशिश हो रही है। यह मामला कहीं ना कहीं लेन देन का है। वहीं पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव के सुशासन में 4 साल की बच्ची से अपराध हुआ, जिनके कंधों पर सुरक्षा करने के लिए स्टार लगे हैं, वहीं मामले को दबाने की कोशिश करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का नहीं हो सकता। 2 मेडिकल डॉक्टर के कहने के बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मंत्री को आवेदन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। चौबे ने यह भी कहा कि सुशासन के नाम पर छत्तीसगढ़ को अपराधों का गढ़ बना दिया है। उन्होंने पसौर अंबिकापुर में गैंगरेप का जिक्र करते हुए बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस अपराध के मुद्दों पर सरकार को घेर रही है तो उधर सरकार अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने की बात कह रही है। इन सब के बीच बुनियादी सवाल वही है कि आम जनता आखिर कब सुरक्षित महसूस करेगी और भिलाई डीपीएस मामले में क्या वाकई लीपापोती की गई है। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। कई बार वहाँ उस डीपीएस स्कूल में अनेक घटनाएं दबी जुबान सुनाई पड़ती है, लेकिन 5 जुलाई की जो घटना घटी उस घटना में एक 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है। वो ठीक नहीं होता और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आने के बाद भी एसपी दुर्ग के संज्ञान में आने के बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। पास्को एक्ट में सीधा प्रावधान है इसमें कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद जांच करना है। सुरक्षा को लेकर जो बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी नियुक्त करना था, जिसकी पहले भी चिंता हम सब लोगों ने किया था बंगाल की घटना को देखते हुए, तो उसके लिए 12 बंदूकधारी हॉस्पिटल के लिए और 12 बंदूकधारी मेडिकल कॉलेज के लिए सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के साथ साथ उनके एक जो है संचालन करने के लिए उनका हेड भी नियुक्त करने हेतु। तो लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जनता सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के जब मामले सामने आते हैं तो एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि क्या उन अपराधियों को, उन आरोपियों को पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोई भरोसा नहीं है। पुलिस की जो कार्रवाई है क्या उसका कोई डर नहीं या सरकार का कोई डर नहीं, जिसके कारण लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। और इस गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे रमेश जी आप ही के साथ में। कोलकाता
का हादसा हम सबके सामने है और लगातार हम देख भी पा रहे हैं कि महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई है और बार बार ये कह रही है कि आखिरकार महिलाओं पर अत्याचार कब खत्म होगा। लेकिन उसके बाद भी जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वाकई उन आरोपियों की ये हौसला अफजाई है कि उन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इस वजह से लगातार ये मामले सामने आते हैं। मासूम बच्ची के साथ, एक 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का मामला है वो निश्चित रूप से एक गंभीर मुद्दा है। वो सरकार के लिए भी, विपक्ष के लिए भी और हर सामाजिक व्यक्ति के लिए जो समाज के बारे में सोचता है। छत्तीसगढ़ में जो भिलाई की घटना है जिसका जिक्र आप अपने डिबेट में कर रही है, मैं तो आपको बधाई देती हूं कि आपके चैनल ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। ये मसला जो है वो सुरक्षा से जुड़ा तो है ही, साथ साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मसला है। आप देखिए कि एक छोटी सी बच्ची स्कूल जाती है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो उसका संदेश क्या जाएगा समाज में, और जो बच्चे हैं और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके मनोदशा पे क्या परिणाम पड़ेगा। अब इस डिबेट के साथ गोपाल सामंतो जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। इस बात को मैं कहूंगा, मैंने कई मुद्दों पे देखा है। तो मैं ये कहूंगा कि कार्रवाई सरकार करे या न करे, अधिकारी उस पर लीपापोती करे या न करे, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, जिम्मेदार दल का नेता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के चाहे महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल या पुरुषों का एक प्रतिनिधिमंडल उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, उसके मनोभाव को समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। क्या वो परिवार चाहता है कार्रवाई के लिए और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, या वो परिवार कुछ और चाहता है। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों दलों को मिल करके इस मामले में एक निर्णायक फैसला लेना चाहिए और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, ताकि समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि आने वाले दिनों में इसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। जी, वाकई आपने बहुत अच्छी ये बात कही है कि एक संदेश जाना हमारे समाज में बेहद ही जरूरी है। खासतौर पर उन आरोपियों के लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर इस प्रकार की घटना या इस प्रकार का निंदनीय कृत्य किया जाएगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो कि फिलहाल मुझे नजर नहीं आता है। और यही कारण भी हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो आरोपियों के हौसले हैं वो बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस की ओर भी रुख कर लेते हैं। आशीष यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष जी, डीपीएस स्कूल की यदि हम बात कर लें, मासूम 4 साल की जो मासूम थी उसके साथ दरिंदगी की गई। कहा जा रहा है कि लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। पीड़ित परिजन एफआईआर करना चाह रहे हैं। कई तरह की जो सवाल हैं वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है, राजनीति से अगर हम हट के अगर बात करें, चूंकि बेहद ही गंभीर ये विषय है, तो क्या वो कारण रह रहा है या क्या वो कमी रह रही है जिस वजह से आरोपियों के हौसले ऐसे बढ़ रहे हैं कि मासूम बच्चियों को भी अब आरोपी नहीं छोड़ रहे? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। चाहे वो आदिवासी छात्र की हत्या हो रायपुर में, चाहे रक्षाबंधन के पवित्र दिन जो है बलात्कार जैसी घटिया और शर्मनाक कर देने वाली घटनाएं होती रही हो, और अब ये डीपीएस रिसाली वाला केस। देखिए, मैं बताता हूँ, मैं भिलाई से आता हूँ और मैं डीपीएस रिसाली खुद गया था जब सारे परिजन यहाँ इकट्ठा हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है कि इस पे आंदोलन भी हुआ, इस पे पेरेंट्स गए भी, पेरेंट्स ने स्कूल को घेरा भी, 600-700 पेरेंट्स स्कूल गए थे। बस इस पे राजनीति नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक दल के लोग वहां मौजूद थे। मेरे जैसे काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी भाजयुमो के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, क्योंकि वहां पेरेंट्स ने कहा था कि हम पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहते इस मुद्दे को। तो शांति से वहां पे मांग की गई कि वहां पे प्रशासन जो है कार्रवाई करे, स्कूल प्रबंधन जो है कार्रवाई करे। परंतु बाद में क्या हुआ, एसपी कार्यालय में जाने के बाद क्या डिसीजंस हुए और उसके बाद ये मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाला गया और ये धीरे धीरे दबता गया, मुझे जानकारी थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं भिलाई के ही,
जो इस मामले को उठाने की तैयारी कर रहे थे, जो मुझे पता चला था सूत्रों से, क्योंकि हम भिलाई में रहते हैं, साथ में आना जाना सबका होता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, परंतु भूपेश बघेल के इस मुद्दे को उठा देने के बाद उनके खेमे में भी शांति नजर आ रही है। और मुख्य मुद्दा ये है, देखिए अभी हमने सुना मंत्री जी कह रहे थे कि 10-10, 12-12 जो है पुलिसकर्मी लगा दिए जाएंगे अस्पताल से। बहुत अच्छी बात है अगर सरकार इस दिशा में सोच रही है, मगर खामी कहाँ है? खामी यहाँ है कि कानून व्यवस्था से का भय, कानून व्यवस्था का डर खत्म हो चुका है अपराधियों के अंदर। जो अपराधी हैं, जो मानसिक रूप से ऐसी घटिया कृत्य करते हैं, उनके मन में एक डर होना चाहिए, उनके मन में सरकार और आशीष जी, कानून। आप कह रहे हैं कि आप भिलाई से हैं और जब परिजन स्कूल पहुंचे थे कई सारे, तब आप वहां पर मौजूद थे। मेरा आपसे यह सवाल है कि जब आप भिलाई में मौजूद हैं, घटना भिलाई में हुई, तो क्या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन पीड़ित परिजनों से जाकर मिलें या उनका सहयोग करें न्याय दिलाने में? निश्चित रूप से हम साथ में गए थे और उस परिजन का बहुत स्ट्रिक्टली, और वहां पर मौजूद जितने भी परिजन थे, उन लोगों ने एक लाइन में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इसमें राजनीति बिल्कुल ना लाएं, और राजनीतिक लोगों का साथ हम अभी नहीं चाहते हैं। आप लोगों से निवेदन है। उसके बाद ही जो है वहां पर सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे। हमें लगा कि ये मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई होने वाली है। उस दिन प्रबंधन ने कहा कि हम इस पर एक जांच कमेटी बिठाएंगे। राजनीतिकरण तो अब किया जा रहा है ना इस मुद्दे का। राजनीतिकरण तो फिर भी किया जा रहा है। जब परिजनों ने कह दिया है कि इस पर राजनीति ना हो, हमें न्याय चाहिए है, उसके बावजूद भी किया जा रहा है। गोपाल जी से सवाल ले लेते हैं। गोपाल जी, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा हुआ है और परिजन चाहते हैं, अगर परिजन नहीं भी चाहते, तो जो आरोपी है, क्या आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उसके लिए क्या किया जा रहा है? एनजी जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। छोटे बच्चे के साथ ऐसी घटना घटती है और उस घटना के बाद उसको लेकर राजनीति होती है। ये दोनों मुद्दे एकदम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ये दोनों मुद्दे एकदम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। और जब परिजनों ने खुद ने बोला है, बार बार परिजनों ने आग्रह किया है कि इस मुद्दे को हाईलाइट ना किया जाए राजनीतिक रूप से, इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये आकर नहीं कहा कि वो सरकार या शासन जो कदम उठा रही है उससे वो असंतुष्ट है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सरकार के प्रति नाराजगी नहीं जाहिर की है। उन्होंने जो शुरुआत में हुआ, उसके बाद सरकार के साथ जो तालमेल होकर जो कार्रवाई होनी शुरू हुई, तो कार्रवाइयां हो रही है। और आप भी जानते हैं, ऐसे मामले में कई चीजें प्रिंट मीडिया या मीडिया के सामने नहीं लाई जाती है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार काम होते हैं, तो ऐसे कानूनों में वैसे ही काम होते हैं। रही बात भूपेश बघेल के सामने आने की, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भूपेश बघेल जैसे बड़े राजनीतिज्ञ को इस मामले में ऐसे इरिस्पॉन्सिबल बयान देने चाहिए या ऐसी इरिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें निभानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने 4 दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पे दुर्ग एसपी को ही धमकी दिया था, और उसके बाद आप भी उनकी मंशा समझ सकते हैं कि किस राजनीति से प्रेरित होकर वो क्या राजनीति कर रहे हैं। आज ये छुपा हुआ नहीं है कि 3 दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दुर्ग एसपी को धमकी दिया था कि आप आंखें कहाँ मिला पाओगे मुझसे। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा। मैं बार बार कहता हूं, देखिए, बलात्कार बहुत दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है, बहुत दुर्भाग्यजनक कृत्य है, और बहुत दुर्भाग्यजनक ऐसी संवेदनशील चीज है कि जिसपे लोगों को आज घर में बैठ के चर्चा करनी चाहिए, अपने घर में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जागरूक के साथ साथ अपने घर में पुरुषों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो आने वाले समय में बड़े हो रहे हैं, या ऐसे सारे लोगों को इसके बारे में समझाना चाहिए। और सामाजिक रूप से ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए जो किसी भी बलात्कार के केस में या किसी भी ऐसी दशा में वो आरोपित होते हैं। देखिए, ये मेरा एक निवेदन, इसको थोड़ा सा राजनीति के ऊपर उठ के सोचना चाहिए। देखिए, कभी भी जो बलात्कार की घटनाएं होती है, उस पे 95% केसेस में, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा ये देखा गया है, केसेस होते हैं, FIR भी होते हैं और तुरंत एक्शन भी होते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है
कि ऐसी भावना मन में लोगों के क्यों पनप रही है, बिल्कुल। या ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है, उस पर जागरूकता आना चाहिए। बिल्कुल गोपाल जी, मेरा आपसे अगला सवाल भी यही चैनल होने वाला था कि हमें नहीं लगता कि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है, चाहे फिर हम महिला अपराधों की बात करें, अन्य किसी भी अपराध की बात करें, हम साइबर क्राइम की बात कर लें या लूट, चोरी, डकैती, हत्या की बात करें, लगातार छत्तीसगढ़ जो है शांत प्रदेश पहले कहलाता था, लेकिन बीते कुछ समय से हम देख पा रहे हैं कि लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? और इसके पीछे जो मुझे लगता है कि शायद नशे के जो आदी लोग होते हैं, जो नशे में लिप्त रहते हैं, वो एक प्रमुख कारण रहते हैं। जो आपने जन जागरूकता की भी बात कही कि जन जागरूकता लाना हमें बेहद जरूरी है, तो क्या उस दिशा में काम नहीं किया जा रहा? नंसी जी देखिए, मैं आप ये जो टॉपिक लाए ना, मैं ये समझता हूँ कि अपराध ऐसी वस्तु है या ऐसी वस्तु स्थिति है जिसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि उनके सरकार में क्या हुआ या हमारी सरकार में क्या हुआ। और इस पे राजनीति से भी दूरी होनी चाहिए कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है, हमारी सरकार में क्या था। देखिए, बोलने में तो मुझे बहुत दुख होता है और मैं बहुत खेद के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि आप गूगल में टाइप करेंगे नंबर ऑफ रेप्स ड्यूरिंग भूपेश बघेल रिजाइन, तो आपको 5000 रेप की संख्या मिलेगी। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। आज इस पे कंपैरिजन नहीं होने चाहिए, इस पे कंपटीशन नहीं होनी चाहिए किसके सरकार में क्या हो रहा है। मैं तो कांग्रेस के अपने साथी से तो कहना चाहता हूं, क्या कानून व्यवस्था सत्ताधारी पार्टी के अकेले की जिम्मेदारी है? क्या आप लोग 35 सीट पे अगर हो, हर विधायक की जिम्मेदारी नहीं है? हर लोग जनप्रतिनिधि गोपाल की जी, ऐसा जिम्मेदारी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में ही अपराध बढ़ा हो। बीजेपी में भी अगर मैं आपको आंकड़े दिखाऊं, काफी सारे मेरे पास आंकड़े हैं, काफी सारे जिलों के मेरे पास में खबरें हैं कि कई सारे जिलों में हम रायपुर की बात कर लें, दुर्ग की बात कर लें, बिलासपुर की बात कर लें, अगस्त में ही यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है। निश्चित रूप से मैं नैन्सी जी आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप इस नंबर ऑफ केसेस पे बात करते हैं तो आप किसी भी महीने, किसी भी साल 5 साल के उनके कार्यकाल को निकाल लीजिए और हमारे किसी भी साल के साथ कंपैरिजन कर लीजिए, आपको क्राइम रेट कम मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके कार्यकाल के 12 से 14 महीने पुराने एफआईआर हमारे कार्यकाल में अभी दर्ज हुए हैं। ऐसे कम, मैं आपको बिलासपुर का केस बताता हूं, इनका कार्यकर्ता ने हत्या का प्रयास किया, उसका एफआईआर अभी दर्ज हुआ है 12 महीने या 14 महीने बाद। तो इनके कार्यकाल में एफआईआर दर्ज नहीं होते थे, इनके कार्यकाल में एफआईआर के सिस्टम नहीं होते थे। इनके गोपाल जी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। आप जो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, शायद आपको मालूम होगा रायपुर से इसी महीने एक और ये खबर सामने आई थी, महज 12 साल की बच्ची के साथ भी दरिंदगी की गई थी। उस खबर को भी उस मामले को भी इतना ज्यादा अब तूल नहीं मिला। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस मामले पर इतनी ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये मामला अब जब राजनीतिकरण इस पर हो गया है, संज्ञान में आ गया है, तो इस पर सबकी टीका टिप्पणी आ रही है। लेकिन जब रायपुर में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, उसके पड़ोसी ने ही इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, तब उस पर इतना सख्त एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, एफआईआर उस केस में भी तुरंत हुआ, उस एफआईआर के हिसाब से कानूनी कार्रवाई भी हुई। कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं अपनानी थी पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ने सारी प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। सारी प्रक्रियाओंगत जो काम हुए वो बिल्कुल हुए। देखिए, मैं बार बार यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें जन जागरण की जरूरत है, जिनमें हमें, मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, बलात्कार के ऊपर आज के डेट में पाठ्यक्रम में चैप्टर होने चाहिए। बलात्कार के ऊपर आज के डेट में चैप्टर होने चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए कि क्या क्या सजाओं का प्रावधान है, ताकि 8वीं से लेकर 12वीं तक के हर क्लास के चैप्टर में ऐसे पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे आशीष जी से मैं एक सवाल ले ली तो उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। गोपाल जी, आशीष जी, एक मुद्दा गोपाल जी ने उठाया था, उन्होंने तुलना की थी कि भूपेश बघेल की जब सरकार थी उस समय छत्तीसगढ़ में क्राइम रेट काफी बड़ा था और अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो क्राइम रेट में कमी आई है। और जो इसके पहले आप भी तुलना कर रहे थे, आपकी भी बात मैंने सुनी थी, आपने भी ये कहा था कि बीजेपी के शासनकाल में जो अपराध है वो बढ़ गए हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि महिला अपराधों का ही अगर मैं जिक्र कर लूं तो 15,511 महिला अपराध के मामले दर्ज किए गए थे भूपेश बघेल की सरकार में। 2019 में छत्तीसगढ़ क्राइम रेट में 8वें स्थान पर था, लेकिन जब भूपेश बघेल की सरकार आई उसके बाद 2023 में छत्तीसगढ़, जब भूपेश बघेल की सरकार थी वर्तमान में उस समय,
तब छत्तीसगढ़ क्राइम रेट में 6वें स्थान पर पहुंच गया था। देखिए, मैं निश्चित रूप से आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन पिछले 8 महीने में जो कुछ बीत रहा है और जिस तरीके से लचर कानून व्यवस्था देखने में आप 8 महीने की बात कर रहे हैं, आपके शासनकाल में तो 8वीं रैंक से 6वें स्थान पर पहुंच गया था। नैन्सी मैडम सुनिए, हमने अगर कानून व्यवस्था नहीं बनाई, जनता ने हमें वापस जो है सत्ता से बाहर निकाल दिया और सवाल अब सत्ता सरकार से होना चाहिए। आप बीती हुई बात पर, अभी जो बीत रहा है उस बात पर जवाब लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। वो सरकार में है, वो उत्तरदायी है। हमें जब सरकार से बाहर किया जनता ने, हो सकता है कि क्राइम रेट एक मुद्दा हो सकता है हमारी गलती हो, उस गलती से हम सीखेंगे और सुधारेंगे उस गलती को। मगर क्या अभी हो रहा है अन्याय को, अभी हो रही कानून की लचर व्यवस्था को आंख बंद करके इसलिए बंद कर लिया जाए क्योंकि पहले क्राइम रेट बढ़ चुका था। शुरुआत देखिए, शुरुआत आशीष जी, शुरुआत नहीं, अपने घर से शुरुआत होती हम है, करेंगे तो शुरुआत क्या अपने खत्म घर से करेंगे? होती है। शुरुआत जब हम हमने अपने की आप तो को सुधारते हैं तब हम दूसरे को क्या सुधार सकते एफआईआर हैं। नहीं होती थी तो अभी भी एफआईआर नहीं करेंगे? हाँ, पास्को जैसा क्राइम होता है, 4 साल की छोटी बच्ची है, उस पर एफआईआर नहीं हो रहा, उस पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं। 1 महीने से अधिक हो चुका है उस मामले को। सीधा सीधा जवाब दे सरकार, सीधा सीधा कानून में बैठे लोग जवाब दे कि 1 महीने बाद भी एफआईआर हुई या नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अगर एफआईआर नहीं हुई तो कांग्रेस के पास ये अधिकार है ना, सड़कों पर उतर आए, क्यों नहीं उतर आती सड़कों उतर पर? रहे हैं, आपको आप क्या लग रहा है विपक्ष कि में हम बैठे हैं, सड़कों पर नहीं उतर रहे? आपके पास अधिकार है सड़कों पर उतरने का, आप क्यों नहीं देते उतर रहे साथ? हैं। सड़कों पर लाठीचार्ज जिस तरीके से किया जा रहा है, एक छात्र था, एक छात्र, तुषार नाम है उसका, भिलाई में रहता है, उस एक छात्र को 6 पुलिसकर्मी ने मिलकर पीटा है लाठियों से, बर्बरता से। वीडियो सबके सामने है। अनुमति लेकर एनएसयूआई कार्यक्रम करती है, अनुमति लेकर रायपुर में और भिलाई में, और लाठी मारी जाती है बिना दंडाधिकारी के आदेश के। लाठी चार्ज होता है। किसने लाठी चार्ज का आदेश दिया था? किसने लाठी मारी? किसने? एक कार्यकर्ता को 6 लोग मार रहे? कौन सी ऐसी? आप देखिए, बलौदा बाजार में पूरा कार्यालय फूंक दिया गया, जल गया, तब पुलिस वहीं खड़ी रही। और आज जो है इस मुद्दे पर पीटा जा रहा है, इसी मुद्दे पर एक छात्र को 6 लोग पीट रहे हैं, तो उस पर क्या जवाब आ रहा है सरकार का? समय का अभाव है, रमेश जी से मैं अंतिम सवाल ले लेती हूँ। रमेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहद ही गंभीर और संवेदनशील विषय है, न सिर्फ विषय बल्कि ये एक पूरा मुद्दा जो लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो या देश भर में हो, राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अब लाभ लेने के लिए लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप की बयार हम देख पा रहे हैं कि छेड़ देती हैं, लेकिन इस पर निराकरण नहीं किया जा रहा है। जन जागरूकता बेहद जरूरी है, वो कार्य प्रणाली लागू करना बेहद जरूरी है, वो खौफ आरोपियों के भीतर लाना बहुत जरूरी है, जिस पर मुझे लगता है कि शायद काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन सारे मुद्दों के लिए निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल है वो अपना लाभ उठाने के लिए मुद्दे तो बनाते हैं, लेकिन सही रूप में कार्रवाई करने के लिए सत्ता पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और ऐसे मामलों में निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में उस पर सवाल न खड़े हो सके। आप देख रहे हैं कि चाहे छत्तीसगढ़ हो या देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वो बेहद ही गंभीर है, दुर्भाग्यजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद, जैसे कि अभी भारतीय दंड प्रक्रिया को बदल करके न्याय संहिता लागू की गई, उसमें बहुत सारे प्रोविजन भी किए गए, उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, बावजूद इसके भी इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही। ये एक बहुत दुर्भाग्यजनक मामला है। इस पर सत्ता पक्ष के लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है और विपक्ष को भी इसमें रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल, वाकई में, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस पर आरोप और प्रत्यारोप बयानबाजी से ज्यादा जरूरी है कि उन आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और उन आरोपियों के भीतर वो एक डर का माहौल पैदा करना कि अगर वो इस प्रकार का घिनौना कृत्य करते हैं तो उन्हें इसकी सजा क्या मिल सकती है। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार कटघरे में कानून व्यवस्था फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है चिंता का विषय है, और इससे निपटने के लिए यदि कुछ जरूरी है तो वो है जन जागरूकता। इसके अलावा उन आरोपियों पर कठोर कार्रवाई, उन आरोपियों के भीतर एक डर का माहौल कि अगर वो किसी भी आरोप में या किसी भी अपराध में लिप्त होते हैं तो उन पर सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन और इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए नादिर टीवी के साथ। नमस्कार।